1919 में एक अंग्रेजी जनरल ने बिना सलाह के भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया। एक 12 साल का बच्चा देख रहा था, वो कभी नहीं भूला। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ 1918 में और इंडिया को एक झूठा वादा दिया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट करते वक्त कहा था कि हमारे साथ लड़ो और हम तुम्हारे साथ फेयर रहेंगे, होम रूल का रास्ता खुलेगा। लगभग 1.5 मिलियन इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 में सर्व किया। 74,000 से ज्यादा शहीद हुए। इंडिया ने वॉर एफर्ट के लिए अपनी ट्रेजरी खाली कर दी। वॉर खत्म हुआ, वादा पूरा नहीं किया गया। वापस आए फौजी बेरोजगार मिले, इकोनॉमी तबाह थी। वॉर के इन्फ्लेशन ने आम लोगों का कमर तोड़ दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिवॉर्ड में क्या दिया? मॉन्टेगू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स, एक कॉस्मेटिक चेंज जिसमें इंडियंस को थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल मिली, लेकिन असली पावर अंग्रेजी हाथों में रही। इंडिया का मूड 1919 में एग्जॉस्टेड, बिट्रेड, सिमरिंग। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, वो दिन। अमृतसर, पंजाब, बैसाखी का दिन, सिख कैलेंडर का नया साल, फेस्टिवल का दिन। जलियांवाला बाग एक एनक्लोज्ड गार्डन था। 3 तरफ इमारतों की दीवारें, एक तरफ एक तंग दरवाजा। 1000 लोगों की भीड़ जमी थी, कुछ पॉलिटिकल मीटिंग के लिए, बहुत से सिर्फ फेस्टिवल में। फैमिलीज थीं, बच्चे थे। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जो अमृतसर में मार्शल लॉ का हाकिम था, अपने सोल्जर्स के साथ आया। बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी ऑर्डर टू डिस्पर्स के, उसने फायरिंग का हुक्म दे दिया। सोल्जर्स ने 10 मिनट तक फायर किया। 1650 राउंड एम्यूनिशन। दरवाजा इतना तंग था कि लोग भाग नहीं सकते थे। कुछ दीवारें फांद के भागने की कोशिश में मरे, कुछ कुएं में गिरे। बाद में 120 बॉडीज एक कुएं से निकाली गईं। ऑफिशियल ब्रिटिश काउंट 379 डेड, अनऑफिशियल एस्टिमेट्स 500 to 1000 प्लस, इंजर्ड 1500 प्लस। डायर बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपनी टेस्टिमनी में बोला, इट वॉज नो लॉन्गर अ क्वेश्चन ऑफ मेयरली डिस्पर्सिंग द क्राउड, बट वन ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सफिशिएंट मॉरल इफेक्ट। ये मॉरल इफेक्ट, ये कॉलोनियल साइकोलॉजी का एक एक वर्ड एक्सपोज करता है। ये डिटरेंस नहीं था, ये टेरर था, सिस्टमैटिकली अप्लाइड। 12 साल का भगत सिंह, जो एनेक्डोट ट्रेडिशन में आया है और जो भगत सिंह के अपने स्टेटमेंट से अलाइन करता है, वो ये है। 12 साल का भगत सिंह जलियांवाला बाग का सुनते ही अपने स्कूल से अमृतसर गए, पैदल, माइल्स, और वहां से उन्होंने एक बोतल में खून से सनी मिट्टी भरी, उस जमीन की मिट्टी जो शहीदों के खून से रंग गई थी। ये एक एक्ट ऑफ रिचुअलिस्टिक मॉर्निंग था, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये एक पर्सनल कवेनेंट था। एक बच्चे ने खुद से वादा किया था, मैं चाहता हूं कि मेरी हर सांस मेरी जिंदगी की आखिरी सांस हो, ताकि मैं अपने देश के लिए ज्यादा से ज्यादा जी सकूं। भगत सिंह बाद के राइटिंग्स में, ये मिट्टी सिंबॉलिकली वो पहला बॉम्ब था जो भगत सिंह ने कभी हाथ में उठाया, खून से भरी। रेडिकलाइजेशन, पूरी एक जेनरेशन का। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये एक जेनरेशनल रप्चर था। मॉडरेट नेशनलिस्ट्स, जो अभी भी ब्रिटिश के साथ डायलॉग में यकीन रखते थे, उनका यकीन हिल गया। यंग पीपल, जिन्होंने सोचा था कि ब्रिटिश अनफेयर हैं लेकिन वायलेंट नहीं, उन्हें अब सच पता चला। जवाहरलाल नेहरू, जो 1919 में 30 साल के थे, उन्होंने लिखा कि जलियांवाला के बाद उनका ब्रिटिश इंडिया के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज का आइडिया खत्म हो गया था। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1915 में नाइटहुड लिया था, उन्होंने अपना नाइटहुड 1919 में रिटर्न कर दिया, प्रोटेस्ट में। और भगत सिंह, एक 12 साल का बच्चा, उन्होंने एक बोतल में मिट्टी भरी और अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया। 1919 रॉलेट एक्ट, द ब्लैक एक्ट। अगर तुम्हारा एक हाथ बंदूक से मारा गया तो दूसरे हाथ से तुम क्या उठाओगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में अपना जवाब दे दिया, और वो जवाब एक नया कानून था जिसने इंडियंस को सांस लेने की भी इजाजत मांगा था। रॉलेट एक्ट क्या था ये? फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट यानी ऑफिशियली एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट पास हुआ। सीधी भाषा में समझाते हैं, क्या करता था ये कानून? किसी भी शख्स को बिना मुकदमे के इनडेफिनेटली जेल में रख सकते थे अगर कॉलोनियल गवर्नमेंट सस्पिशियस माने। सेडिशन यानी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना या लिखना जज के सामने भी जाना जरूरी नहीं था। सेडिशियस मटेरियल रखना यानी कोई भी पॉलिटिकल पैम्फलेट, कोई भी नेशनलिस्ट लिटरेचर क्राइम था।
हैबियस कॉर्पस का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली सस्पेंड कर दिया गया। इंडियंस ने इसे ब्लैक एक्ट क्यों कहा? क्योंकि ये वो कानून था जो वर्ल्ड वॉर वन के इमरजेंसी पावर्स को पीस टाइम में परमानेंटली लागू कर रहा था। वॉर खत्म हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश को इंडिया पे कंट्रोल रखना था। रॉलेट एक्ट उनका टूल था। इसे नो अपील, नो वकील, नो दलील पॉलिसी कहा गया, एक फ्रेज जो पॉपुलर एजिटेशन में यूज होता रहा। गांधी का हड़ताल कॉल। गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ नेशन वाइड हड़ताल यानी जनरल स्ट्राइक का कॉल दिया, मार्च और अप्रैल 1919 में। ये भगत सिंह का मास नॉन वायलेंट पॉलिटिक्स से पहला एक्सपोजर था। लाहौर में हड़ताल हुए, बाजार बंद हुए, प्रोसेशंस निकले। भगत सिंह 11-12 साल के, उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। और गांधी का आइडिया पावरफुल था, इकोनॉमिक नॉन कोऑपरेशन। इंडिया को ब्रिटिश इकोनॉमी की इंडिया की पार्टिसिपेशन की जरूरत थी। अगर इंडिया पार्टिसिपेट करना बंद करे तो ब्रिटिश मजबूर होंगे। प्रोटेस्ट की लिमिट्स, भगत सिंह की पहली सीख। लेकिन रॉलेट एक्ट पास हुआ, फिर भी पास हुआ। हड़ताल हुए, प्रोसेशंस हुए और जलियांवाला बाग हुआ। भगत सिंह के लिए, एक यंग ऑब्जर्वेंट माइंड के लिए, ये क्लियर लेसन था। अर्जियां सुनना ब्रिटिश का ऑप्शन था, ऑब्लिगेशन नहीं। जब इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ, ब्रिटिश ने गन्स निकाली। जब पीसफुल गैदरिंग्स हुई, ब्रिटिश ने मैसेकर किया। मॉरल सुएजन यानी आप गलत कर रहे हैं, प्लीज सही करो, एम्पायर पे काम नहीं करता, क्योंकि एम्पायर को पता है वो गलत कर रहा है, उसे परवाह नहीं। ये इंटेलेक्चुअल सीड था, ये पौधा बाद में फिलॉसफी बना। ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया में आने का एक जस्टिफिकेशन दिया था, हम तुम्हें सिविलाइज्ड बनाने आए हैं। एक 16 साल के लड़के ने उनके ही बुक्स पढ़ के उनका ये झूठ समझ लिया। ब्रिटिश एम्पायर का सेल्फ जस्टिफिकेशन एक इलैबोरेट आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था। जॉन स्टुअर्ट मिल जैसी लिबरल थिंकर ने भी कहा था कि इंडियंस अभी तक सेल्फ गवर्नेंस के लिए रेडी नहीं। किपलिंग का व्हाइट मैन्स बर्डन एम्पायर को एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में फ्रेम किया। रूल ऑफ लॉ लाए हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मॉडर्न एजुकेशन लाए हैं, रेलवेज, टेलीग्राफ, सिविलाइजेशन लाए हैं, क्रिश्चियन वैल्यूज, रैशनलिज्म। लेकिन हकीकत क्या थी? इक्वालिटी बिफोर लॉ आईपीसी में सेडिशन लॉज स्पेशली इंडियंस के लिए थे। मॉडर्न एजुकेशन इसलिए डिजाइन किया गया था कि इंडियन क्लर्क्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के लिए काम करें, नॉट टू प्रोड्यूस थिंकर्स। रेलवेज प्राइमरीली ब्रिटिश गुड्स को पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए थी, इंडिया की इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए नहीं। सिविलाइजेशन, एक कल्चर जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी थी, उसे बैकवर्ड डिफाइन करना एक साइकोलॉजिकल वॉर थी। थॉमस मैकॉले, जिन्होंने 1835 का फेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन लिखा था, उन्होंने एक्सप्लिसिटली कहा था, हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं जो इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट लोग पैदा करे। ये इंडॉक्ट्रिनेशन की ब्लूप्रिंट थी। भगत सिंह नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़े, जहां ये कॉलोनियल करिकुलम ज्यादा इन्फोर्स नहीं होता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने ब्रिटिश लाइब्रेरीज और कॉलोनियल एजुकेशन के रिसोर्सेज से ही अपना इंटेलेक्चुअल एम्यूनिशन लिया। वो पढ़ते रहे कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, फ्रेडरिक एंगल्स, मटीरियलिज्म और क्लास स्ट्रगल, मिखाइल बाकुनिन, एनार्किज्म और स्टेट की क्रिटिक, व्लादिमीर लेनिन, इंपीरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, अपटन सिंक्लेयर, अमेरिकन सोशल क्रिटिक, विक्टर ह्यूगो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यूरोपियन रेडिकल ह्यूमनिज्म। ये सबसे पावरफुल आयरनी है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने भगत सिंह को वो टूल्स दिए जिनसे उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर का क्रिटिक बनाया। एम्पायर ने अपना ग्रेवयार्ड खुद ट्रेन किया। एम्पायर के दिल में कॉन्ट्रडिक्शन। ब्रिटिश एम्पायर एक प्रोफाउंड कॉन्ट्रडिक्शन पे खड़ा था। 1848 से 1914 में ब्रिटेन में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो रहे थे, रिफॉर्म एक्ट्स, सफरेज मूवमेंट्स, लेबर पार्टी का राइज। साइमल्टेनियसली इंडिया में ऑटोक्रेटिक कॉलोनियल रूल था। ब्रिटिश पॉलिटिशियंस हाउस ऑफ कॉमन्स में डेमोक्रेसी की स्पीचेस देते थे और उसी रात इंडिया के लिए इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस साइन करते थे। भगत सिंह ने इस कॉन्ट्रडिक्शन को प्रिसाइसली आर्टिकुलेट किया अपने लेटर राइटिंग्स में। ब्रिटिश ने इंडिया के बाहर डेमोक्रेसी की थ्योरी दी और इंडिया के अंदर फासिज्म प्रैक्टिस की। ये कॉन्ट्रडिक्शन उन्हें एक्सपोज करता है, वो लिबरल नहीं थे, वो सिर्फ सिलेक्टिव थे। 1920 लाल बाल पाल, असली आग। गांधी से पहले भी एक जनरेशन थी जो अंग्रेजी से लोहा लेती थी।
ज्यादा थकी नहीं, ज्यादा स्केर्ड नहीं, ज्यादा पोलाइट नहीं। भगत सिंह उस जनरेशन का वारिस था। लाल बाल पाल, 3 आग के नाम। लाल मतलब लाला लाजपत राय, पंजाब। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र। पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, बंगाल। ये 3 एक्सट्रीमिस्ट्स थे। कांग्रेस के अंदर वो फैक्शन जिन्होंने मॉडरेट पेटिशन पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया। 1905 से 1920 के बीच ये इंडिया का रेडिकल नेशनलिस्ट चेहरा थे। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये फ्रेज इंडिया के पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में घुस गई। तिलक ने मास मोबिलाइजेशन की बात की जब कांग्रेस बाबू इंग्लिश पिटिशन लिखने में बिजी थे। उन्हें ब्रिटिश ने 6 साल सेडिशन के लिए जेल किया। वो 1920 में मरे। भगत सिंह 12-13 साल के थे। बिपिन चंद्र पाल, बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के आर्किटेक्ट, ब्रिटिश गुड्स बॉयकॉट का आइडिया पॉपुलराइज किया। लाला लाजपत राय, भगत सिंह के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट, पंजाब के थे, भगत सिंह के लिए रोल मॉडल और बाद में बदला। भगत सिंह के नेशनल कॉलेज के फाउंडर, जो उन्होंने ब्रिटिश अलाइंड डीएवी कॉलेज से अलग एक नेशनलिस्ट ऑल्टरनेटिव के रूप में बनाया था। 1907 में डिपोर्ट किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली जैसे अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा को किया था। ये कनेक्शन जेनरेशनल था। लाला लाजपत राय वो थ्रेड था जो भगत सिंह के परिवार को ब्रॉडर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से जोड़ता था। और 1928 में लाला लाजपत राय की मौत भगत सिंह के लिए पर्सनल भी थी, पॉलिटिकल भी। गांधी से फर्क, रेवोल्यूशनरी वर्सेस रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिक्स। लाल बाल पाल का नेशनलिज्म गांधी के नेशनलिज्म से फंडामेंटली अलग था। लाल बाल पाल, स्वराज अभी चाहिए, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स नहीं। स्वराज एक लॉन्ग प्रोसेस है, मास मोबिलाइजेशन और कॉन्फ्रंटेशन, सत्याग्रह और मॉरल सुएशन। ब्रिटिश के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, डायलॉग और नेगोशिएशन पॉसिबल है। तिलक, बॉम्ब एक पॉलिटिकल वेपन है। गांधी, वायलेंस कभी मीन्स नहीं हो सकता। भगत सिंह इंटेलेक्चुअली इस डिवाइड को देख के बड़े हुए। वो पहले गांधी की तरफ झुके, फिर स्टेप बाय स्टेप वो तिलक की ट्रेडिशन की तरफ मूव करते रहे, उसे अपने मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क में इनकॉर्पोरेट करते हुए। 4 फरवरी 1922 एक भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन चलाया और एक इंसान ने 30 करोड़ लोगों की आवाज, अपनी आंखें बंद की और मूवमेंट रोक दी। उस दिन भगत सिंह कुछ और बन गए। 4 फरवरी 1922 गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने पीक पे था। गांधी के कॉल पे नेशन वाइड हड़ताल्स, बॉयकॉट्स, प्रोसेशंस चल रहे थे। चौरी चौरा में एक प्रोसेशन के दौरान पुलिस ने डेमोन्स्ट्रेटर्स पे लाठीचार्ज किया। भीड़ गुस्से में आई और पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया। स्टेशन में आग लगा दी गई। 22 पुलिस कांस्टेबल आग में मरे। ये एक ट्रैजिक इंसिडेंट था। कॉलोनी के अंडर पंसी और फ्रस्ट्रेशन की, पुलिस ब्रुटैलिटी की और मॉब साइकोलॉजी की। गांधी का रिस्पॉन्स, द शॉक। गांधी ने पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड कर दिया। उनका जस्टिफिकेशन था, अगर हमारे एक्टिविस्ट्स इस हद तक जा सकते हैं तो मूवमेंट अभी मॉरल रूप से रेडी नहीं है। नॉन वायलेंस उनके लिए कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं थी। वो मीन्स और एंड्स को अलग नहीं करते थे। फिलोसॉफिकली गांधी कंसिस्टेंट थे। पॉलिटिकली यंग नेशनलिस्ट्स के लिए ये डेवेस्टेटिंग था। भगत सिंह का रिस्पॉन्स। भगत सिंह 14-15 साल के थे, लेकिन वो शार्पली पॉलिटिकल थे। उनका सवाल, जो उन्होंने कभी एक्सप्लिसिटली और बाद में इम्प्लिसिटली लिखा, ये था, एक इंसान की मॉरल प्योरिटी के लिए तुम पूरी कौम को सजा कैसे दे सकते हो? अगर 22 कांस्टेबल मरे तो उन्हें ट्रैजिक कहो, लेकिन ब्रिटिशों ने हजारों मार दिए। जलियांवाला बाग में, जेल्स में, फैमिन्स में। क्या उनकी मॉरल प्योरिटी भी चेक की गई? ये भगत सिंह के लिए डेफिनेटिव इंटेलेक्चुअल स्प्लिट था गांधीयन नॉन वायलेंस से। वो गांधी के कैरेक्टर या सिंसियरिटी को क्वेश्चन नहीं करते थे, वो उनकी स्ट्रैटेजी को। नॉन वायलेंस वर्क्स व्हेन द ऑप्रेसर हैज अ कॉन्शियंस। व्हाट इफ दे डोंट? सरफरोशी की तमन्ना। कुछ नज़में जेनरेशन डिफाइन करती हैं। सरफरोशी की तमन्ना वो नज़्म थी जो एक बार सुनने के बाद भूल नहीं सकती। भगत सिंह ने इसे अपनी जिंदगी में उतारा। राम प्रसाद बिस्मिल, शायर और शहीद। राम प्रसाद बिस्मिल, पोएट, रेवोल्यूशनरी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी के लीडर। उनकी नज़्म, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ए आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल या एट्रीब्यूटेड टू बिस्मिल अजीम आबादी।
बिस्मिल को 1927 में फांसी दी गई, काकोरी ट्रेन रॉबरी केस में। अशफाकुल्ला खान के साथ एक हिंदू और एक मुस्लिम एक साथ फांसी पे। ये नज्म क्या करती है? ये सिर्फ इमोशनल पोइट्री नहीं है, ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है वर्स में। सरफरोशी, सियर सैक्रिफाइस, लिटरली कटिंग ऑफ द हेड। तमन्ना, लॉन्गिंग, यर्निंग, ये वायलेंट रेज नहीं है, ये डीप लव है। बाजू ए कातिल, द आर्म ऑफ द किलर, द अप्रेसर। लास्ट लाइन, हम अपना इरादा दिल में रखते हैं शान से। ये पोइट्री शहादत को वीकनेस नहीं, पावर के रूप में फ्रेम करती है। मार्टर वीक नहीं होता, वो डेमोन्स्ट्रेबली स्ट्रॉन्गर होता है उन लोगों से जो उसे मारते हैं, क्योंकि वो अपनी डेथ चूज करता है। भगत सिंह का पोइट्री और इमोशनल इंटेलिजेंस से रिश्ता। भगत सिंह पोएट नहीं थे, लेकिन वो डीपली लिटरेरी थे। वो रेगुलरली पोइट्री कोट करते थे, इकबाल पर कुछ नज़मों के लिए, डिस्पाइट इकबाल की पॉलिटिकल एम्बिग्विटी। फैज़ का कॉन्टेम्प्ररी, यूरोपियन रेवोल्यूशनरीज की राइटिंग्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पैम्फलेट्स। उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस उन्हें एक वन डायमेंशनल टेररिस्ट से अलग करती है। वो लव लेटर्स नहीं लिखते थे, लेकिन अपने साथियों के बारे में वो डीपली टेंडर था। अपने परिवार के बारे में वो खुतूत, स्पेशली अपने पिता किशन सिंह को, प्रोफाउंडली ह्यूमन है। शहादत निहिलिज्म नहीं, स्ट्रेटेजिक सैक्रिफाइस। इंडियन रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशन में शहादत का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न मार्टिडम से अलग है। ये है डिफीट नहीं, सिंबॉलिक विक्ट्री है। अपनी डेथ से तुम अपनी कॉज को ज्यादा लाइफ देते हो। प्रोपेगेंडा ऑफ द डीड, एक एक्शन जो स्पीच से ज्यादा लाउड होती है। आखिरी जनरेशन को इंस्पायर करना जो तुमसे ज्यादा पावरफुल होगी। भगत सिंह ने ये एक्सप्लिसिटली समझा। उनकी गिरफ्तारी के बाद भागना ना, उनका कोर्ट में पॉलिटिकल स्पीचेस देना, उनका मौत की सजा को एक्सेप्ट करना, ये सब इसी फिलॉसफी के डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशंस हैं। वो एक 21 साल के इंसान की इंपल्सिवनेस नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट की कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी। कुछ नज़में जनरेशन डिफाइन करती हैं। एक बच्चे ने बोतल में मिट्टी भरी थी, अब वो जवान हो रहा था, और वो मिट्टी वो नहीं भूला था। अगला सवाल ये था, इस गुस्से को सिर्फ फील करना है या इसका कुछ करना है?